नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी अपन पढ़ चुके। मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ध तरंग दृष्टिकारी इम्पोर्टेंट है। लगभग आप इसके आने के इस पार्ट में से दो क्वेश्चन बहुत हॉट हैं। एक तो अर्धचालक डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, अगर वो नहीं आता तो दृष्टिकारी। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आधी तरंग का ही दृष्टिकरण होता है, यानी 50% का। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी उसे कहते हैं जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा की संपूर्ण तरंग यानी पूरी तरंग का दृष्टिकरण करता है। ठीक है साहब, उसे अपन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो साहब ये अपन पढ़ चुके अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अब अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। दोनों में से चांसेज है साहब, अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में से। ठीक है, अंग्रेजी में से बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको एक तो सर्किट परफेक्टली बना देना है और ग्राफ। उसके बाद समझाने में थ्योरी आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। थ्योरी इसकी विशेष नहीं है, इसमें आपका सर्किट चेक किया जाएगा और ग्राफ चेक किए जाएंगे, है ना। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर इच्छित है, आप लगाएं, जरूरी भी नहीं है। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर लगेगा भी और सिंपल वाला ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। ये थोड़ा कॉस्टली ट्रांसफार्मर है। इसको शून्य विभव बिंदु, भू संपर्कित बिंदु या मध्य निकासी बिंदु ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में अर्थिंग पॉइंट होता है, उसको आप लो पोटेंशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, निम्न विभव बिंदु भी कह सकते हैं। किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये सब निवेश। अब ट्रांसफार्मर मस्ट है, यानी ऐच्छिक नहीं है, बल्कि लगाना पड़ेगा, है ना, आवश्यक है। ये ट्रांसफार्मर कैसा है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब ऐसे लिख देते हैं, प्राइमरी को P1 P2 और सेकेंडरी को S1 S2। मैंने कहा आपसे ट्रांसफार्मर स्पेशल है, तो क्या स्पेशल है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस ट्रांसफार्मर में ऐसा पॉइंट है जो अर्थिंग पॉइंट कहलाता है, या आप निम्न विभव बिंदु कह दो, है ना, मध्य निकासी बिंदु भी कह सकते हो। तो भू संपर्कित बिंदु, या आप कह दो शून्य विभव बिंदु। और ट्रांसफार्मर को अपन बोल देते हैं मध्य निकासी ट्रांसफार्मर। इसमें अब एक के बजाय दो डायोड लगेंगे। ठीक है साहब, ये मैं आपको दोनों सिरों पर डायोड लगा के दिखा देता हूं। ये सब डायोड D1 और ये डायोड D2। दो डायोड यहां पर काम करेंगे, है ना साहब, एक साथ नहीं करते। P और N अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपन समझ ही चुकते हैं। अब देखो टेक्निक क्या है यहां पर, उसको समझना। ये अपन यहां पर एक पॉइंट देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का भी अपने आप में विशिष्ट कार्य है। इसको x बोल देता हूं।
इसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु की एक खासियत है कि डायोड D1 जब देगा तो भी धारा X पर आएगी, और जब D2 देगा तो भी धारा X पर आएगी। तो धारा तो एक ही जगह आनी है, X पर। अब X से अपन कैसे इसको लें? तो सब X तो हाई पोटेंशियल पॉइंट है। धारा हम जानते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करती है, तो ये इसलिए अपने को मध्य निकासी बिंदु ट्रांसफार्मर रखना पड़ा। ये लोड, अब ये जो S जिसको मैं लिख देता हूं, ये S, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है, निम्न विभव बिंदु है। तो धारा हम जानते हैं उच्च विभव बिंदु से सदैव किधर जाएगी? निम्न विभव बिंदु की तरफ। इसलिए लोड पर आप देखिएगा धारा की दिशा C से D ही रहेगी। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये धारा की दिशा C से D रहेगी, और DC उससे ही कहते हैं जिसमें धारा का मान भले ही परिवर्तित हो लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ठीक है साहब? तो सब धारा की दिशा आपको दिखा दी जाएगी, है ना। ये लोड प्रतिरोध यानी RL, यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा VO = I/RL। कैसे मिलेगा वो सब अभी आपको ग्राफ से समझा दिया जाएगा। अब देखो, ग्राफ तो वैसे इसमें 2 ही बना सकते हैं आप, मैं आपको समझाने के लिए 4 बनाऊंगा, आप 4 भी बना के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप प्रथम और अंतिम ग्राफ बनाते हैं तो भी कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है साहब। तो मैं थोड़ा सा हाइट से ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से ले लेता हूँ ग्राफ को नीचे तक, है ना। थोड़ा सा सीधी लाइन खींच लूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगी लाइन, है ना। ये सब सीधी लाइन खींच लें, ये सब। इसमें 4 ग्राफ बनाऊंगा मैं, है ना। ये पहला निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता वाला, फिर दूसरा ग्राफ D1 के लिए, अब ये सब समझा दूंगा मैं, है ना। तीसरा D2 के लिए, और चौथा और लास्ट ये सब आपका आउटपुट फाइनल, ये आपका यहां पर आउटपुट आ जाएगा, ये 0, ठीक है साहब। तो 4 पद में आपको ये दिखाऊंगा मैं। समय वर्सेज वोल्टता के मध्य ग्राफ है, आपको सर्किट बना के आना है और ये ग्राफ परफेक्टली बनाना है। ग्राफ में पहला और अंतिम भी बना सकते हो आप। 2 तरंग करीब मैं लूंगा तो मैं 2 तरंग का मार्जिन लेके दिखा देता हूं आपको, है ना। कैसे लेनी है मुझे वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। आ जाइए, ठीक है। ये सब पहला प्रथम अर्धचक्र इसमें ले लेंगे, ये दूसरा अर्धचक्र, ये तीसरा अर्धचक्र, और ये अंतिम चौथा अर्धचक्र, है ना साहब। बार बार कह रहा हूं मैं कि आपको केवल प्रथम और अंतिम वाला बना देना है, चारों बनाना जरूरी नहीं है। पहला तो है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, लिख देता हूं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है। दूसरा ग्राफ D1 के लिए, डायोड D1 के लिए। दूसरा ग्राफ D2 के लिए,
और अंतिम ग्राफ निर्गम दिष्ट वोल्टता और समय के मध्य। निवेशी, तो निवेश यहां दिखा देता हूं मैं आपको, ये VI निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता जैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी में दिखाई थी। यहां पर वही VS सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज। ये समझाने के लिए बिंदु A और ये बिंदु B, इससे समझा देंगे अपन। और ये आपका मैंने इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता की दो तरंग बना दी समझाने के लिए। आपको समझानी तो एक तरंग ही रहती, एक ही समझानी, दो नहीं समझानी। तो सर्किट आपने समझ लिया, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये प्राथमिक कुंडली पे आप लगाओगे, उसको मैंने PP कर रखा है, P1 P2 से बोल रखा है। सेकेंडरी कोइल को मैंने S1 S2 से बोला है। यहां ट्रांसफार्मर आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात है सामान्य ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा। यहां पर आपको जो ट्रांसफार्मर लेना है वो स्पेशल लेना है, जिसमें अर्थिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना। उसका क्या रीजन है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें एक के बजाय दो डायोड लग रहे हैं, D1 और D2। अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक ही डायोड लगता है ना। वो आधी तरंग का ही दिष्टकरण करता है, ये पूरी तरंग का दिष्टकरण करता है, ठीक है। डायोड जो भी करंट देगा, अभी दिखा दूंगा मैं। जैसे D1 ने दी तो भी कलेक्ट कहां होगा, उभयनिष्ठ बिंदु X पर, और D2 ने दी तो भी कलेक्शन कहां होगा, उभयनिष्ठ बिंदु X पर। तो दोनों से ही कलेक्ट हम करेंगे X पर। तो X भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब X से लोड पर धारा कैसे जाएगी? स्वाभाविक है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करती है। तो इससे ये मध्य निकासी बिंदु यानी लो पोटेंशियल पॉइंट ले रखा है। तो उच्च विभव से धारा किधर चलेगी, निम्न विभव की तरफ। मैंने देखो धारा C से D की ओर दिखा रखी है ना। लोड यहां लगा दिया, कई सर्किट में इधर लगा देते हैं। तो आप X पर यानी एक कॉमन पॉइंट पर कलेक्ट करो, फिर लोड पर ले जाओ। अलग अलग बुक्स में सर्किट अलग अलग बनाते हैं, पर मेथड सब में एक ही है। सभी में पहले X पर यानी कॉमन पॉइंट पर कलेक्ट करेंगे, फिर लोड पर लेके जाएंगे। तो धारा की दिशा एक ही बनी रहेगी, उसमें स्वाभाविक चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और जिसमें धारा की दिशा अपरिवर्तित है उसे हम DC कहते हैं, ठीक है। तो सब अब हमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है वो देखिए आप। सबसे पहले अब ये D1 और D2 के ग्राफ मैंने बता दिया, आप इनको उड़ा सकते हो, इनको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट तो बनाना ही पड़ेगा। कैसे साहब? अब देखो, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र, अब इसमें ड्राइंग नहीं कर रहा मैंने, तो फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ता है। तो अब बस ऐसे दिखा रहा हूं कि मैं अब इसकी बात कर रहा हूं, केवल आप इस पर फोकस रहिए, है ना। इस पर यह निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रथम अर्धचक्र। इस समय बिंदु A उच्च विभव पर और बिंदु B निम्न विभव पर होगा। उच्च विभव का मतलब धन से दिखा दिया, निम्न विभव का मतलब ऋण से दिखा दिया। अब इस समय D1 फॉरवर्ड बायस में है, D2 इस समय रिवर्स बायस में है।
तो D1 धारा चालन करेगा, ये धारा का चालन नहीं करेगा, धारा चालन नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में है, रिवर्स बायस में। अभी इस समय ये सब प्रथम अर्धचक्र, ठीक है, ये प्रथम अर्धचक्र हो गया। तो D1 तो फॉरवर्ड बायस में आ गया, लिख दिए इधर। इस समय D2 रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में होने के कारण D1 धारा चालन का कार्य करेगा। D2 पर धारा नहीं होगी, तो ये धारा चालन का कार्य कर रहा है, धारा चलेगी, X पर आएगी, फिर निम्न विभव S की तरफ जाएगी, तो धारा की दिशा C से D रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको लोड पर मिली, ये लोड पर आपने प्राप्त कर ली, ठीक है, ये लोड पर प्राप्त हो गया। इस समय D2 में कुछ भी नहीं है, क्योंकि D2 ने दिया ही नहीं है। D1 से जो आया उसको X पर लिया उभयनिष्ठ बिंदु पर, वहां से निम्न विभव बिंदु S की तरफ गया, तो धारा की दिशा C से D, दिशा पे ध्यान रखना। अब सब द्वितीय अर्धचक्र, अब बात करें, यही आपको लिखना है ना, द्वितीय अर्धचक्र। अब दूसरे अर्धचक्र में हम देखें तो सिचुएशन चेंज हो गई। दूसरे अर्धचक्र में अब बिंदु A निम्न विभव पर आ गया और B उच्च विभव पर आ गया, इस वाले अर्धचक्र में। बिल्कुल सिंपल है साहब, है ना, क्लियर। अब आप देखें, यहां दिखा देता हूं मैं, है ना, D1 अब आ गया रिवर्स बायस में। अब ये धारा नहीं देगा, धारा चालन का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि D1 किस में आ चुका है, रिवर्स बायस में, तो अब ये धारा प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन D2 आ गया, अब किस में आ गया D2? D2 आ गया फॉरवर्ड बायस में। देखो P से उच्च विभव बिंदु जुड़ गया, एक ही देखते हैं, दो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो P उच्च विभव बिंदु से कनेक्ट हो गया, P उच्च विभव बिंदु से जुड़ा हो तो उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं, और P निम्न विभव बिंदु से जुड़ा हो तो उसे रिवर्स बायस कहते हैं। बिल्कुल सीधा, दो पॉइंट कभी देखना ही नहीं है। ये धारा चालन का कार्य करेगा। अब धारा जीरो नहीं हो सकती, यानी अब आपको वोल्टता मिलेगी या लोड पर आउटपुट मिलेगा। तो अब D2 ने धारा चालन का कार्य किया, धारा तो अभी भी X पर ही गई, पहले भी X पर ही गई थी, फिर यहां से निम्न विभव बिंदु की ओर जाएगी, जो ऐसे ही से। अब देखो आप, निम्न विभव बिंदु कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, यहाँ पर S की तरफ गमन करेगी, लोड पर धारा की दिशा अभी भी C से D ही रहेगी। तो साहब इस समय D1 ने धारा चालन का काम नहीं किया, लेकिन D2 ने तो किया। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव पे क्यों बना दिया? तो साहब आप दोनों समय कलेक्ट कहां कर रहे हो? X पर। तो धारा की दिशा तो C से D ही रही ना, माइनस में कहां गई? D से C तो नहीं हुई। तो इसलिए जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का दूसरा अर्धचक्र है, वो आपको यहां तो नेगेटिव में दिखेगा,
D1 ने धारा चालन का काम किया ही नहीं, लेकिन D2 कर रहा है, पर ले तो हम X पर ही रहे दोनों समय। तो हमारे लिए तो धारा की दिशा सदैव C से D ही रही। तो D2 ने धारा चालन का काम किया, X पर गया और आउटपुट हमें मिलेगा येलो से। इस बार आउटपुट किसने दिया? D2 ने। ठीक है ना? एक और लो, आपको लिखना तो बस ये 2 ही चक्र है, पर क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं तो मैं तो आपको पूरा ही समझाऊंगा ना। आपको बस थ्योरी में जब लिखना है 2 चक्र ही लिख देना है। आपको लिख देना है कि दोनों ही समय X पे इकट्ठा करते हैं, जहां से धारा निम्न विभव बिंदु S की तरफ गमन करती है तो धारा की दिशा सदैव C से D ही बनी रहेगी, और आपको यही खत्म कर देना है। अब मैं तो आगे और समझाता हूं, फिर साहब आ जाओ। अब तीसरे अर्धचक्र की बात करें, है ना? क्लियर? ये तीसरा अर्धचक्र वापिस बिंदु है, उच्च विभव पर आ जाएगा और B निम्न विभव, जैसे अपन ने यहां दिखाया था वैसे वहां पर, है ना? वापिस D1 धारा चालन का कार्य करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आ गया D1। ये देखो उच्च विभव बिंदु P से कनेक्ट है। अब D2 धारा चालन का कार्य नहीं करेगा, तो देखो D1 वापिस धारा चालन का कार्य करेगा, धारा देगा। कलेक्शन आप X पर कर रहे हो, X से लोड पे जाना है, वही धारा की दिशा C से D रहेगी, तो लोड पर तो ये भी मिलेगा। लोड पर D1 दे तो भी मिलेगा और D2 दे तो भी मिलेगा, है ना? तो ये तीसरा अर्धचक्र हो गया। फिर चौथे अर्धचक्र पर जाओगे आप, A अब आ जाएगा निम्न विभव पर और B आ जाएगा उच्च विभव पर। फिर अब ये निम्न विभव आ जाएगा तो D1 धारा चालन का कार्य नहीं करेगा, जैसे पहले द्वितीय चक्र में समझाया था वैसे हुए। अब D1 धारा चालन का कार्य नहीं करेगा, लेकिन D2 अब किस में है? फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये निम्न विभव पे आएगा, ये उच्च विभव पे, तो D2 वापिस धारा चालन का कार्य करेगा। दोनों ही समय हम उभयनिष्ठ बिंदु X पर इकट्ठा कर रहे हैं, जो कहां पर पहुंचाएगा? निम्न विभव बिंदु S की तरफ, यानी धारा की दिशा तो पूरे चक्र में C से D ही बनी रहेगी, है ना साहब? तो आपको इससे लिखना है, प्रथम 2 अर्धचक्र समझा देने, पूरा नहीं समझाना है ना? जैसे मैंने समझाया ना आपको, ऐसे नहीं। D1 देगा तो भी आउटपुट में मिलेगा और D2 देगा तो भी आउटपुट में मिलेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हम एकत्रित कर रहे हैं उभयनिष्ठ बिंदु X पर, जहां से निम्न विभव बिंदु की ओर धारा गमन करेगी। तो सब दोनों ही समय पर हमें धारा की दिशा सदैव C से D ही रहेगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें जो मिली वो दिष्ट वोल्टा मिली, जिसकी दिशा अपरिवर्तित है। हाँ, ये जरूर है कि शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य। तो जो लोड पर आपको मिलेगी वो मिलेगी स्पंदित, फ्लक्चुएट, स्पंदित दिष्ट वोल्टा। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आपको मिली फ्लक्चुएट है ना, स्पंदित दिष्ट वोल्टा, जिसकी दिशा अपरिवर्तित है, लेकिन मान शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, ऐसे मान बढ़ घट रहे हैं। तो एक दिशा में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, दिशा तो सदैव C से D ही बनी हुई है, लेकिन मान फ्लक्चुएट कर रहा है। अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम। इसको उच्चावचन, अंग्रेजी में बहुत सही नाम है इसका, फ्लक्चुएट DCB कहते हैं।
अब इस फ्लक्चुएट डीसी को आप समकारी फिल्टर में से गुजार दें। समकारी फिल्टर से गुजर चुकने के पश्चात नियत मान की दृष्ट वोल्टता आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तो आपको मान ही नियत बनाए रखना है, दिशा तो नियत बनी हुई है। तो ये सब पूर्ण तरंग दृष्टकारी की कार्य प्रणाली, ये मैंने शॉर्ट में लिख भी दी। आपको थ्योरी अपनी मर्जी से लिखनी है। ग्राफ आप चाहें तो फर्स्ट और लास्ट बना दें, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब समझ जाते हैं। देखो पूरी की पूरी तरंग का दृष्टिकोण, पहले तो आधी तरंग का लॉस हो रहा था, अब आधी तरंग का लॉस नहीं हो रहा। अब वो जी पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं हो रहा था, लोड पर नहीं आ रहा था। अब तो ये वाला पार्ट भी लोड पर आप प्राप्त कर ही रहे हो। तो पूरी तरंग का इसने दृष्टिकरण किया है, यानी दिशा उसकी नियत बना दी है। मान में फ्लक्चुएशन है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आगे फिल्टर पड़ेंगे, उसमें दिखा दूंगा कि मान कांस्टेंट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सब ये कठिन तो नहीं है ना। अब इसमें ये मैंने बता ही दिया ट्रांसफार्मर के बारे में। महंगा ट्रांसफार्मर चाहिए, इसमें सस्ता ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आवश्यक है, इच्छित नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है, आपको लगाना ही पड़ेगा। और सस्ता वाला भी नहीं चलेगा, कॉस्टली, जिसमें मध्य निकासी बिंदु होना चाहिए। तो सब ये जो बोर्ड पर, आपको मैं साइड में सट जाता हूँ फिर सुनाता रहता हूँ, ये जो बोर्ड पर देख रहे हो आप, अगर आ जाता है तो ऐसा का ऐसा बनाया ना, बस कुछ मत करना। थ्योरी आप बस ये 2 चक्र की लिखा ना, है ना। इतना जोर इसने दे रहा हूं कि सब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, आना ही आना लगभग मानते हैं इसका। तो आप ये बनाओगे, 4 नंबर मैक्सिमम होते हैं शायद इसके, तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। थ्योरी को थोड़ा सा संभाल के लिख देना, जैसे अपन सामान्य बोलचाल में या समझा रहे हैं, आपको उसी लय में थ्योरी लिख देनी है, कोई उसमें खास आपको कुछ करना नहीं है ना। थ्योरी आप लाइटली लिख देना, कोई ज़्यादा थ्योरी विशेष आप लिख के नहीं आनी है। सिंपल सी थ्योरी आप मेंशन कर दीजिएगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो क्लियर, सर्किट, धारा की दिशा C से D, कमाल किसका, कॉमन पॉइंट X का, है ना। तो धारा की दिशा चेंज हो ही नहीं रही, DC है, ठीक है। अब आ जाएं साहब, इसमें एक सेतु दृष्टिकारी भी है, सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब सेतु दृष्टिकारी कभी तो सिलेबस में रह जाता है, कभी हटा देते हैं, है ना। तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं उसमें सर्किट बना के दिखा रहा हूं। वो भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, उसका भी ग्राफ यही होगा, बस उसमें एक साथ, जैसे इसमें तो एक साथ एक डायोड काम करता है, दूसरा नहीं करता। उसमें एक के बजाय 2 डायोड एक साथ काम करते हैं। यहां टोटल 2 डायोड है, वहां 4 डायोड लगाते हैं। फिर आप कहेंगे फायदा क्या हुआ, वो तो और कॉस्टली हो गया। नहीं, वहां पर आप ट्रांसफार्मर सिंपल वाला लगा सकते हो, यहां पर तो ट्रांसफार्मर आपको स्पेशल वाला लगाना पड़ रहा है ना। सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आपको सिंपल ट्रांसफार्मर चल जाएगा, बस डायोड 2 की बजाय 4 लगाने पड़ेंगे और कुछ नहीं। ग्राफ भी उसका ये का यही है, सब कुछ ये का ही, मैकेनिज्म भी सेम है, लेकिन फर्क किसका है, वहां पर एक साथ कितने डायोड काम करेंगे, 2, क्योंकि वहां टोटल कितने डायोड लग रहे हैं, 4। तो साहब उसका मैं सर्किट बना देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट यही है ना। वो तो ये है कि ऑप्शनल कोई आ जाए, बाय द वे कभी सिलेबस में रह जाते, जैसे मान लीजिए आज अपन 2023 में वीडियो बनाते हैं, इस साल सिलेबस में नहीं है, अगले साल ऐड हो जाए, कभी ऐसा चलता रहता है इनका। इसलिए पढ़ना तो उसमें ज़्यादा कुछ तो कर भी नहीं रहे, अपन सर्किट ही बना रहे हैं। तो उसका मैं सर्किट बनाता हूँ, पुनः बताता हूँ, 2 की जगह 4 डायोड, है ना,
दो एक साथ काम करेंगे, दो काम नहीं करेंगे, चार में से, है ना। ग्राफ ये का ही रहेगा, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं है, बस सर्किट में चेंज है। तो सब तीसरा दृष्टिकारी, है ना। सी, सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, है ना। क्योंकि अब मुझे ग्राफ बनाने नहीं है ना, तो मैं अच्छा बड़ा सर्किट बना दूंगा। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो बड़ा सा सर्किट बना लेते हैं। ये देखो, अब सिंपल ट्रांसफार्मर लगा देंगे आप, नथिंग स्पेशल। देखो सर, है ना, ये आपका हमेशा की तरह ये इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा। ये प्राथमिक कुंडली, ये तो ट्रांसफार्मर का सिंबल है सब, है ना। ये सिंपल वाला ट्रांसफार्मर आपने लगा देना है। ये सेकेंडरी कॉइल, वो इस समझाने के लिए यहां भी मैं दो बिंदु ए और बी का चयन करूंगा, है ना। ये दो बिंदु ए और बी के थ्रू समझा दूंगा। ग्राफ मेरे पास पड़ा ही है, मतलब मैंने बनाया। अब यहां x और y के बीच में ये बिंदु x लिख दें, ये बिंदु y लिख दें। इसके बीच में एक स्पेशल ब्रिज बनाना है आपको डायोडों का। अब देखो वो ब्रिज कैसे बनेगा, मैं आपको बना देता हूं। D1 ये लोड, ठीक है। वो इसमें भी आप देखना C से D रहेगी, धारा की दिशा यही रहेगी। वो कैसे रहेगी अभी देखना है आपको। D1 और ये आपका D2, ये वो D1 ये D2, सीधे सीधे लिख दो ना, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने उधर, तो सीधा सीधा बना देता हूं। कठिन नहीं है बिल्कुल, बस आप यूं समझ लें कि एक साथ दो डायोड काम करेंगे, D1 और D2 एक साथ काम करेंगे। तो ये तो दो लगाए, अभी दो और बाकी। चलो दो अलग कलर से बना देता हूं मैं, रेड से बना देता हूं। दूसरा, अब देखो है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये D3 और ये D4, तो सब दो की जगह यहां पर चार डायोड वर्क करेंगे। चार डायोडों से निर्मित सेतु परिपथ को आप x और y के बीच में जोड़ देना। ये थोड़ा सा डायोड ढंग से नहीं बना, तो जब इतना सब कुछ अच्छा बन गया तो ये डायोड बना देते हैं और ढंग से, है ना। ये लो, ये डायोड अभी, और क्या है, हाथ उल्टा पड़ता है ना, तो ये थोड़ा यूं बना देते हैं, ठीक है। चलो बन गया, अब जैसा भी है। तो ये सेतु कहलाता है, सब इसे कहते हैं, ये ब्रिज, डायोडों से बना ब्रिज। यहां पर आपको आउटपुट मिलेगी वही सेम I × RL। अब देखो साहब, मैं अब आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। ग्राफ वही रहेगा, वही जैसे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा सेम,
यही है ना ऊपर वाली। अब ये D1 है, वहां D1 के बजाय D1 और D2 लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां दो डायोड एक साथ ही काम करने वाले हैं। तो देखो साहब, प्रथम अर्धचक्र निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा का प्रथम अर्धचक्र, पहला अर्धचक्र है ना। प्रथम अर्धचक्र में ए उच्च विभव पर और बी निम्न विभव पर। देख लो आप आराम से। एक्स हाई पावर या हाई पोटेंशियल पर है, वाई लो पोटेंशियल पर है। वाई की जगह बना देता हूं फिर। ये सब आराम से देखिएगा। अब देखो D1 को देखो ध्यान से, उच्च विभव बिंदु तो ये P है ना। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में धारा चलेगी, देखो दिखाता हूं मैं। D4 पे नहीं जाएगी क्योंकि D4 रिवर्स बायस में, तो उधर धारा जाएगी नहीं। इधर D3 पे भी नहीं जाएगी, ये भी इस समय रिवर्स बायस में। देखो P नेगेटिव से जुड़ गया तो ये भी रिवर्स बायस में, तो D3 D4 रिवर्स बायस में, तो धारा इधर मूव कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो नेगेटिव N से जुड़ रहा है, ये पॉजिटिव P से जुड़ रहा है और ये नेगेटिव N से। एक ही बिंदु देखना होता है। अगर नेगेटिव N निम्न विभव N से जुड़ रहा है तो फॉरवर्ड बायस, उच्च विभव P से जुड़ रहा है तो भी फॉरवर्ड बायस है ना, एक ही देखते हैं। तो देखो D1 और D2 फॉरवर्ड बायस में है, तो सब D1 व D2 है ना फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो सब, जबकि D3 व D4 रिवर्स बायस है। देख लो आप। तो प्रथम अर्धचक्र में जैसा कि सर्किट में आपको दिखा दिया कि प्रथम अर्धचक्र में D1 D2 फॉरवर्ड बायस में धारा देंगे, D3 और D4 इस समय रिवर्स बायस में धारा नहीं देंगे। आपको धारा मैंने चलाते हुए दिखाया, ये देखो धारा की दिशा C से D रही। इस समय D2 और D3 और D4 वर्क ही नहीं कर रहे हैं। ये हो गया प्रथम अर्धचक्र। अब ये जो ग्राफ है वो D1 और D2 के लिए हो जाएगा क्योंकि दो डायोड काम कर रहे हैं। ये D3 D4 के लिए हो जाएगा है ना, क्योंकि इस समय ये रिवर्स बायस में धारा चालन का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा के द्वितीय अर्धचक्र में। अब दूसरा वाला अर्धचक्र देखो। द्वितीय अर्धचक्र में अब क्या होगा, तो मैं पहले इरेज कर दूं ये वाली चीजें, ये इरेज कर देता हूं है ना। अब दूसरे अर्धचक्र में A निम्न विभव पर होगा, X भी निम्न विभव पर कर दिया, और अब B किस पे हो जाएगा, उच्च विभव पर है ना। अब देखो अब देखें ये पॉजिटिव, ये P से जुड़ा, तो D3 फॉरवर्ड बायस में धारा चली, ये रिवर्स बायस में आ गया। देखो नेगेटिव P से जुड़ रहा है तो ये रिवर्स बायस में, ऊपर जाएगी नहीं धारा, इधर टर्न ले जाएगी, इधर आ गई। ये देखो नेगेटिव N से जुड़ रहा तो D4 रिवर्स बायस में, सॉरी फॉरवर्ड बायस में, तो इस समय D3 D4 फॉरवर्ड बायस में है।
धारा की दिशा अभी भी वही रही, सी से डी ही रही, है ना। धारा की दिशा चेंज नहीं हो रही, है ना। मैं ऊपर लिख भी दूंगा अभी धारा की दिशा। तो सब इस समय D3 व D4, है ना, फॉरवर्ड बायस में है, धारा चालन का काम करेंगे। जबकि अब आप देखें तो D1 व D2 रिवर्स बायस में है। अब D1 और D2 धारा चालन का काम नहीं करेंगे, धारा की दिशा अभी भी C से D रहेगी। तो ये जो वाला ग्राफ है ये D1 D2 के लिए हो जाएगा, ये D3 D4 के लिए हो जाएगा। लोड पे तो दोनों ही मिल दे रहे हैं, एक बार D1 D2 दे रहा है, D3 D4 उस समय रिवर्स बायस में वो नहीं दे रहे। तो यहाँ पर दो के बजाय, एक के बजाय दो डायोड एक साथ काम करते हैं। और दूसरे अर्धचक्र में D3 D4 फॉरवर्ड बायस में है, अब ये फॉरवर्ड बायस में दूसरे अर्धचक्र में, है ना। अब D1 D2 रिवर्स बायस में आ गए, तो एक साथ यहां पर दो डायोड वर्क करते हैं, है ना। अब मैं अगर धारा की दिशा लिखूं तो देखो यहां पे दिखाता हूं मैं, ऊपर तो इधर दिखाता हूं धारा की दिशा, स्पेस यहां तो नीचे दिखा दूंगा, जगह है मेरे पास, यहां दिखाता हूं धारा की दिशा। प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा क्या रहती, देखो ए, मैं वापस पहले प्रथम अर्धचक्र का, अभी द्वितीय वाला है ना, तो द्वितीय वाला पहले लिखा देता हूं, फिर प्रथम में वापस चेंज करके आपको धारा की दिशा दिखा दूं। इसको तो रहने दो यहाँ पे ना, क्योंकि अभी जो आपके सामने ला रखा है मैंने द्वितीय धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा। तो यहाँ पे तो अभी दिखा ही सकता हूं मैं, देखो धारा की दिशा देखो ध्यान से, बी वाई, है ना, और सी डी और एक्स ए। देखो सर ये यूं जा रही है, फिर सी डी, फिर ये एक्स ए। धारा की दिशा सी से डी दिख रही है यहां भी, है ना। अब ऊपर चलो, ऊपर के लिए वापस से मिटा दूं मैं, ये मिटा दूंता हूं और आपको पहला वाला दिखा देता हूं सीन। ये प्रथम अर्धचक्र में ये उच्च विभव पर था, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव। तो अब देखो धारा की दिशा, ए एक्स, अब देखो D1 से सी डी, सी डी, फिर ये वाई बी, वाई बी। अब आप देखो दोनों इस समय धारा की दिशा ऊपर भी सी और डी से, इधर भी सी और डी की तरफ ही बनी हुई है। तो सब ये है सेतु दिष्टकारी, जिसमें एक साथ पहले D1 D2 काम कर रहे हैं प्रथम अर्धचक्र में, उस समय D3 D4 काम नहीं कर रहे, रिवर्स बायस में है। और अगर हम दूसरे अर्धचक्र में देखें तो D3 D4 वर्क कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में लिख रखा मैंने, D1 D2 रिवर्स बायस में, वो इस समय काम नहीं कर रहे सेकेंड हाफ में। दोनों इस समय धारा की दिशा C से D है, क्लियर। यहाँ पर सामान्य ट्रांसफार्मर लगाएं, महंगा ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं। अब एक स्पेशल वाली बात, बहुत विशेष बात, देखो इस समय D1 फॉरवर्ड बायस में है, D4 रिवर्स बायस में है। देखो D1 D2 फॉरवर्ड में, D3 D4 रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में धारा नहीं मिलती,
बात सही है, लेकिन आप इस बात को जानते हो कि रिवर्स बायस में अगर डायोड भंजन प्रभाग में आ गया, ब्रेकडाउन पर आ गया, तो D4 भी धारा देने लग जाएगा, और D4 ने धारा दी तो धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। तो आप चाहेंगे क्या कि D4 धारा दे, या आप चाहेंगे क्या कि D4 भंजन प्रभाग में काम करे? नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आप चारों डायोड लेंगे सेतुदिष्टकारी में, D1, D2, D3, D4, इन डायोड का चयन इस प्रकार से करना कि उत्क्रम बायस में इन चारों डायोड का भंजन विभव द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त वोल्टता Vs से अधिक होना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब Vs से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा है तो फिर स्वाभाविक रिवर्स बायस में आएगा ही नहीं, कोई सा भी डायोड फिर रिवर्स बायस में आ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टता मैक्सिमम आती है 10 वोल्ट, और आपने डायोड रिवर्स बायस में 15 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला ले लिया, भंजन वोल्टता वाला, तो 15 वोल्ट तो आ ही नहीं रहा ना। 15 वोल्ट पर ही तो भंजक प्रभाग में आएगा, तो भंजन पे आएगा ही नहीं। तो इस डायोड में विशेष ध्यान रखना कि D1, D2, D3, D4 चारों डायोड का चयन इस प्रकार करें कि उत्क्रम बायस में ये डायोड भंजन प्रभाग में नहीं आ जावे। इसलिए इन चारों डायोड का भंजक विभव ब्रेकडाउन वोल्टेज द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता से अधिक होना चाहिए, ताकि ये कभी भंजन प्रभाग में आवे ही नहीं। ऐसे डायोड को शक्ति डायोड भी कहते हैं, शक्ति डायोड कहते हैं। ठीक है साहब, तो आपको यहां थोड़ा सा डायोड थोड़े उच्च भंजन विभवता वाले चाहिए। ठीक है साहब, तो ये सेतुदिष्टकारी ग्राफ वो का वही, बचत का वही, बचत यहां हुई कि इसमें आप सामान्य सिंपल क्या नाम से ट्रांसफार्मर काम में ले सकते हो, लेकिन डायोड थोड़े स्पेशल होंगे। उत्क्रम बायस में डायोड का भंजन विभव द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त वोल्टता Vs से अधिक होना जरूरी है, वरना डायोड रिवर्स बायस में काम करने लग गए तो दिष्टकरण नहीं हो सकेगा, फिर AC से DC कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आएगी बात के लिए? तो ये सब सारे दिष्टकारी खत्म, बेटर कोशिश की अपन ने, सिंपलेस्ट है ना, बेस्ट है। ठीक है, अब समकारी फिल्टर है ना, क्योंकि आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी में देखो, ये आउटपुट मिल रहा है 0 अधिकतम 0 अधिकतम 0 अधिकतम 0 अधिकतम 0, तो फ्लक्चुएट हो रही है। दिशा तो एक ही है, दिशा में चेंज नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहा है, मान कम ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी वोल्टता को स्पंदित दिष्ट वोल्टता कहते हैं। अब इसको नियत मान की वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, वो है समकारी फिल्टर, है ना। समकारी फिल्टर नथिंग, कुछ भी विशेष नहीं है। समकारी फिल्टर सामान्य LC परिपथ है, जो मैं भी आपको बना के दिखाता हूं, है ना। ये तो आप इनपुट ले लो, इनपुट तो आप किसका लोगे, इनपुट तो आपने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये सब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता,
ये इनपुट आपका किस टाइप का होता है, दिखा दो ऐसे सर्किट से, जो 2 मिनट का काम है, ज्यादा बड़ा तो है ही नहीं। ये तो आपकी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। फिर आप लगा दो सेतु दिष्टकारी, ये यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, ज्यादा कोई ऐसा खास बात नहीं है ना। ये आपने लगा दिया फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर सेतु दिष्टकारी, दोनों ही पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब सेतु दिष्टकारी से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो अपन ने पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये आउटपुट ऐसा मिलेगा, दिखा रखा है ना, ये ऐसा आउटपुट मिलेगा। 2 ही बना दे, पूरे 4 चक्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 ही चक्र बना दे, है ना, पूरा इतना फिर लंबा हो जाएगा सर्किट, और तो कुछ नहीं। तो ये सब मैं 2 ही बना देता हूं। ये सेतु दिष्टकारी का आउटपुट भी यही है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का आउटपुट भी यही है। तो ये तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये दिष्टकारी ने दी। फ्लक्चुएट 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, ये इसमें फ्लक्चुएशन आपको दिख रहे हैं। दिखा दे मैंने अंक से, है ना, हटा देता हूं वो अंक को, वो एक बार दिखाना होता है जो दिखा दे। अब लगाऊंगा मैं समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर नथिंग स्पेशल, ये सब x और y। अब यहां से अपन समकारी फिल्टर बना रहे हैं, या आप फिल्टर को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। फिल्टर कुछ नहीं, सिंपल LC सर्किट है, ये L और ये C। तो LC सर्किट को सिंपल सर्किट बोलते हैं अपन, ये सब LC सर्किट। ये वाला पार्ट है जिसको मैं किस नाम से पढ़ा रहा हूं आपको, ये पढ़ा रहा हूं आपको मैं समकारी फिल्टर के नाम से। ये है वो समकारी फिल्टर। अब इसकी मेरे को बस इसकी वर्किंग ही बतानी, वो तो पूरा सर्किट तो बनाना पड़ता है। ये है सब समकारी फिल्टर, जिसे सिंपली आप LC सर्किट बोल दें, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अब देखो ये नियत मान कैसे देगा, मैं उसका आगे का सर्किट कंप्लीट कर देता हूं। ये आगे का सर्किट ले लेते हैं। यहां लोड पर हम प्राप्त करते हैं वोल्टता, ट्रांसफार्मर के समय मैंने समझाया था आप। ये लोड पर आपको जो मिलेगा वह सब नियत मान की वोल्टता मिलेगी, यानी अब फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ऐसे दिखा देता हूं यहां पर मैं, ये VO वर्सेस T है ना, ये अब नियत मान की DC मिल जाएगी आपको आउटपुट में। अब कैसे मिलेगी, और छोटी सी प्रक्रिया को समझिए आप, ज्यादा बड़ी प्रक्रिया है ही नहीं, है ना। अब आ जाओ सब, ये आप समझ ही गए, ये अपन ने अभी दिष्टकरण किया है, यहां तक अपन आ ही चुके। अब XY के बाद जो देख रहे हो आप, वो आप LC सर्किट देख लो जिसे मैं फिल्टर कह रहा हूं। अब देखो इसमें लग रही है कुंडली। अब आ जाओ, पहले बात कर लें अपन प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व यानी कुंडली के लिए। अब अपन जानते हैं कुंडली के लिए XL बराबर 2πfL ये अवरोध होता है कुंडली का, जो प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा था। अब देखो AC के लिए जो फ्लक्चुएशन है ना, AC के लिए F इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए XL इज नॉट इक्वल टू 0। अगर DC की बात करें तो DC के लिए F 0 है, इसलिए XL 0 है।
अब देखो इसको दो पार्ट में कर दें। सबसे पहले एक कुंडली, ये जो है इसमें एसी डीसी मिक्स है। एसी डीसी मिक्स का मतलब, एसी का मतलब फ्लक्चुएशन को कह रहा हूं मैं। फ्लक्चुएशन भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना, तो उस फ्लक्चुएशन को एसी कह रहा हूं मैं, सिंपल सा है ना। अब ये जो फ्लक्चुएशन होंगे उनके लिए अवरोध का काम करेगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन डीसी के लिए तो अवरोध का काम नहीं करता, तो इससे डीसी तो आगे बढ़ गई। आप इसको समझ लो, यहां पर आ गई ये एल बिंदु पर, ठीक है, क्योंकि कुंडली डीसी के लिए कोई अवरोध नहीं है, डीसी को तो गुजर जाने देती है, तो डीसी तो गुजर गई। अब एसी के लिए वो अवरोध है, अवरोधक तो नहीं है ना, अवरोधक होने का मतलब तो गुजरने ही नहीं देगी, तो गुजरने नहीं देगी ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, एसी के मार्ग में कुंडली अवरोध उत्पन्न करेगी, तो अवरोध तो इसने उत्पन्न किया तो फ्लक्चुएशन को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्लक्चुएशन एल पे तो आएंगे इससे, क्योंकि ये रोकती थोड़ी है फ्लक्चुएशन को, ये तो उनके मार्ग में अवरोध पैदा करती है। तो एल पर स्पंद कम हो चुके होंगे पहले की तुलना में, और डीसी तो प्योर आई चुकी होगी, डीसी तो प्योर आएगी। अब आया संधारित्र। अब बात कर लें अलग रंग से, बस 2 मिनट की बात है, खत्म है ना। अब बात कर लें संधारित्र के लिए। अब अभी आपको 2 मिनट में सारी बात समझ में आ जाएगी। संधारित्र के लिए XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। संधारित्र में ये धारितीय प्रतिघात कहलाता है, ये प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। अब देखो डीसी के लिए F0 है, इसलिए XC अनंत है। डीसी तो इधर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध का काम करता है, तो डीसी तो इधर जाएगी नहीं, क्योंकि अवरोधक है, अब तो रोकेगा ही, वो डीसी को तो इधर आने ही नहीं देगा। एसी के लिए F इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए XC इज नॉट इक्वल टू अनंत। एसी के लिए वो अवरोध है, एसी को नहीं रोकेगा, तो यहां पर एसी तो इसमें एंटर कर जाएगी, क्योंकि एसी के लिए संधारित्र अवरोधक नहीं है, अवरोध है, अवरोधक नहीं है। लेकिन डीसी के लिए तो संधारित्र अवरोधक है, तो डीसी कहां चली जाएगी, संधारित्र में तो आ ही नहीं सकती, तो डीसी चली जाएगी लोड पर, जिसको अपन प्राप्त कर लेंगे, है ना, VO बराबर I इंटू RL। तो हमें फिल्टर के बाद जो मिलेगा वो नियत मान की दिष्ट धारा मिलेगी, या नियत मान की दिष्ट वोल्टता मिलेगी। यहां पर आपका आउटपुट में लिख देता हूं, इधर इसको थोड़ा सा यूं करके, यह आपको नियत मान का आउटपुट मिल रहा है, VO इज इक्वल टू I RL, I या DC है, और ये VO वर्सेज T के बीच में। तो सब इसको समझना आप ध्यान से, बस 1 मिनट जस्ट मैं समझा देता हूं। यहां तक हम पढ़ चुके, इसमें फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन को हम AC बोल रहे हैं। तो ये आप मत सोचना कि AC फिर DC, तो AC DC में कन्वर्ट हो चुकी, तो फिर आप DC क्यों लिख रहे हो? अरे भाई फ्लक्चुएशन को लिख रहा हूं मैं, अप डाउन को, तो इसमें फ्लक्चुएशन शामिल है और नियतमान भी शामिल है। कुंडली डीसी के लिए तो कोई अवरोध नहीं है, तो डीसी तो पार हो गई, उसके लिए तो सोचिए। एसी के लिए कुंडली अवरोध पैदा करती है, अवरोधक नहीं है, अवरोधक तो रोक ही लेता, लेकिन कुंडली अवरोधक का काम करती है, तो
फ्लक्चुएशन तो निकलेंगे, पूरी तरह से हटेंगे नहीं। अब एल पर चले गए हम, बिंदु एल पर। अब एल के बाद संधारित। संधारित में बिल्कुल क्लियर है, संधारित डीसी को नहीं गुजरने देगा, क्योंकि डीसी के लिए वो अवरोधक है, तो डीसी इधर आ ही नहीं सकती। एसी के लिए अवरोध है, अनंत प्रतिरोध नहीं है, तो एसी इधर गुजर जाएगी, और डीसी के लिए तो अवरोधक है, तो डीसी को उधर ही जाना पड़ेगा, और कुछ उसके बाद चाहे नहीं। तो लोड पर आपको नियत मान की दृष्टि वोल्टता प्राप्त होगी। तो ये सब समकारी फिल्टर है, सिलेबस में हो न हो, बहुत बड़ा तो है नहीं, 10 मिनट में अपन ने इसको पढ़ा दिया। तो ऐसे नियत मान की दृष्टि वोल्टता अपन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक सर, तो दृष्टिकारी खत्म होगी। बार बार कहूंगा, दृष्टिकारी इंपॉर्टेंट है, सेतु दृष्टिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, समकारी फिल्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में से आएगा। एक चांस और लेते हैं अपन, डायोड के प्रकार, वो अगले लेक्चर में ले लेंगे, उसमें से भी चांसेस देते हैं, है ना। कौन से डायोड के रहते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।